पहला मकसद जो है, जिस ट्रैप में नीलू जी आप आ गई, आप सीए को डिस्कस करने लगी जो इररिलेवेंट टॉपिक है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस है केवल चुनावी बॉन्ड की, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जो है पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा किस किस ने कितना पैसा दिया। उससे इन्होंने कोशिश की कि आप लोग सीए डिस्कस करने लगे और आप सीए डिस्कस करने लगे। देखिए, असली मुद्दा क्या है कि अगर ये सीए लागू हुआ तो उसके बाद आप करेंगे क्या? एनआरसी के बिना सीए हो सकता है क्या? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस इलाके में जस्ट इसके लिए कि पोलराइज करना था दिल्ली को, और लोगों को बताना था कि शाहीन बाग का मतलब है कि मुसलमानों की बस्ती, और ये लोग जो है एक तरह से जो उनकी नैरेटिव है उसके खिलाफ है। तो ये समझ लीजिए क्या कि ये इनका पोलराइजेशन क्लियर कट है, और ये असम में भी वही सब तमाशा किया। वो भी अपने देश की नेशनैलिटी कहें कि नहीं, हिंदुओं को हम अपने देश से बाहर निकालते हैं, अब अपने देश से मुसलमान, सिख और क्रिश्चियंस को बाहर निकाल देंगे। किस प्रकार का विश्व चाहते हैं? 700 करोड़ की जनसंख्या वाले विश्व में 100 करोड़ हिंदू हैं। आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छे रोजगार हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जो है अग्निवीर जैसी योजना ला रहे हो, उद्योग धंधे चौपट हैं, इसलिए जितने हिंदुस्तानी पूंजीपति हैं विदेश में जाके बस रहे हैं। आपके देश में कोई आता नहीं, वैसे ही कोई नहीं आता, इसलिए कि आपके देश के अंदर कभी फ्रिज खोल के आप उसकी वो कर देते हैं, कोई गाय पाल लेता है और गाय की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, गौ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे उनको अपने हिसाब से जीने दो, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन देखिए, अब जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों की सरकार आ ही गई है और देश की जनता ने चुन ही ली है, और अगर इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो ऐसा करें जो 5 करोड़ हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम राष्ट्रों में बसे हुए उनको देश में बुला लें, और अपने देश में जो 22-23 करोड़ सिख, मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उनको बाहर भेज दें। तो पूरे विश्व में ये हो जाएगा कि पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। अरे ये कोएग्जिस्टेंस का जमाना है विश्व के अंदर। अगर सोचिए, मैं विदेश जाऊं, आप विदेश जाएं और सुबह जाके मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं और वहां पे लोग आ जाएं और कहेंगे नहीं तुम अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम्हें लिंच कर दिया जाएगा। कल्पना कर सकते हैं? ये जो हमारे देश से जाके नेशनैलिटी, सिटीजनशिप ले ली है लोगों ने अमेरिका और यूरोप और कनाडा के अंदर, क्रिश्चियन देशों के अंदर, और ये जो जय शाह साहब ने 165 करोड़ की कोठी खरीदी है दुबई के अंदर, और हमारे मंत्रियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो कोठियां अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और वहीं सेटल करवा देते हैं, तो ये फिर वहां जाके क्या एक्सपेक्ट करेंगे वहां भी सीए एनआरसी हो? नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार सरकार को सुबह लगाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में। एसबीआई से ये कहा था कि उनको आज शाम तक सारा डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करना है, उसको पब्लिक डोमेन में डालना है, और चुनाव आयोग को भी 15 मार्च तक ये सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देना है। बहुत जबरदस्त फटकार लगी और सरकार के पास मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। लेकिन फिर क्या होता, गोदी मीडिया क्या करता? तो शाम होते होते गोदी मीडिया के लिए एक बड़ी हेडलाइन आई, और वो हेडलाइन थी सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं उनको नोटिफाई किया गया। वैसे तो जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उनके किसी भी एक्ट को प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद 6 महीने के अंदर उन रूल्स को नोटिफाई किया जाना चाहिए। ये नियमबद्ध तरीके से पार्लियामेंट्री जो वर्क मॉडल है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके 4.5 साल से रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन अब एन चुनाव के पहले, जब चुनाव की घोषणा होनी है, तो कल शाम को मोदी सरकार ने इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया। अब इन नोटिफाई करने के बाद लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हेडलाइन मैनेजमेंट था, क्योंकि सरकार के पास कुछ मीडिया में दिखाने लायक नहीं था। ये वो सरकार है जो रोज हेडलाइन मैनेज करती है, तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट था या फिर चुनाव को लेकर अच्छे खासे तरीके से ध्रुवीकरण मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अब उनके पास जितने भी तुर्क के पत्ते थे उनके पास वो विफल होते हुए नजर आए, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे फिर भारत रत्न हो, तमाम तरीके की चीजें जो गतिविधियां अभी इस बीच में आपने देखी, तो ऐसा लगता था कि मोदी सरकार अब इसको भी ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि इस चीज को हम क्लिक करें तो वो वर्क कर जाए।
तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इन सीएए के रूल्स को क्यों नोटिफाई एन चुनाव पर किया गया, इसका क्या मकसद है और अब आने वाले 1 या 2 महीने में जब तक चुनाव चलेगा इसका क्या असर सड़क पर हमें दिखेगा पूरे कैंपेन के नैरेटिव पर। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर अखिल स्वामी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। थैंक यू सर सो मच फॉर जॉइनिंग। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा जी से शुरू करती हूँ कि अनिल जी, आपको क्यों लगता है कि इन रूल्स को नोटिफाई किया गया ठीक चुनाव की तारीख की घोषणा के पहले? जी। देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट वाली बात तो है, मतलब चूंकि आज ही कल ही क्यों किया, तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, लेकिन वो उसका तात्कालिक मामला है। उसका जो ब्रॉडर जो उसका मतलब इफेक्ट है, या जो उनकी उनकी नज़र में जो था, वो इरादा यही था कि पोलराइजेशन के लिए एक विपन उनके पास है। लगातार आपको याद होगा कि आसाम में, बंगाल में, जहाँ वो सेंसिटिव है, मतलब कम्युनली सेंसिटिव जो इलाके हैं, वहाँ ये सीए का नाम लेते रहे पहले भी। 4.5 साल में हमको लगता है कि 1000 बार इसका उल्लेख किया होगा कि हम जरूर सीए लाएंगे। तो ये एक धमकी भी थी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और उसको लाना था उनको। लेकिन अभी इसमें एक मामला ऐसा है कि इससे लग रहा है कि जो सीरीज ऑफ इफर्ट्स जो इन्होंने डाले, राम मंदिर, मतलब सेंगोल, प्राण प्रतिष्ठा, मतलब कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका इरादा था वो उसको दर्शाया उन्होंने। पोलराइज करने के और भी कई, मतलब अब उदाहरण में जाएंगे तो कई आएंगे मौके जिस पर कि उन्होंने किया। जैसे अब 3 तलाक के मामले को बार बार उठाते रहते हैं, 370 के मामले को उठाते रहते हैं। क्या आपको लगता है क्या कि किसी कंट्री को या समाज को यूनाइट करने या उसको उसके मतलब उसकी जो बीमारियां हैं उससे मुक्त करने के लिए करते हैं? कतई नहीं, इनका इरादा पोलराइजेशन है। तो अभी जो है इनका कि कोई कार्ड इनका चल नहीं रहा है, इसीलिए पोलराइज कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि जो एनआरसी का जो अनुभव था वहाँ क्या कहते हैं असम में, वो अनुभव के बाद सीए के लागू होने से उस सोसाइटी को पोलराइज करने में वो सफल होंगे, मुझको नहीं लगता। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जिस तरह से, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी में तो हिंदुओं को जिस तरह ये होना पड़ा, और दूसरे जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों को भी कितना, जो बॉर्डर इलाके के हैं आसाम के, उनको जो जहालत मतलब झेलनी पड़ी है इसकी वजह से। तो उसको मुझको नहीं लगता क्या कि अब आसाम के सोसाइटी को इस आधार पर पोलराइज करना उनके लिए आसान होगा। लेकिन एक मतलब ये तो दे ही दिया, मतलब उनको तो एक परेशानी में डाल ही दिया कि जो लोग हैं मतलब ये क्या कहते हैं, अपना उनको साबित करना होगा, उनको आसानी से मिलेगी नहीं नागरिकता। बहुत सारे लोग हैं, ये जो बेसिक जो 1947 में जो आज़ादी मिली थी, उसके बाद उस समय जो हमने रिजॉल्व किया था, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, या जो पूरी जो जमात थी, मतलब जो जिसने की आज़ादी छीन करके ली संघर्ष करके, वो उस समय जो हमारा कमिटमेंट था कि हमने कमिट किया था कि हम जो है एक मजहब के नाम पर कोई ये नहीं बनाएंगे, कोई देश नहीं बनाएंगे, और इसमें किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो एनआरसी और सीए एक वीपन है, एक हथियार है माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, और वो हथियार ले आए ये। अब उनका चुनाव में तो जो ध्रुवीकरण का अभी इनका इरादा है ही, लेकिन जो फर्दर मार्जिनलाइजेशन जिसको कहते हैं कि और भी उनको किनारे करना, आप देख रहे हैं कि देखिए इसको आइसोलेशन में देखने से काम नहीं चलेगा। पोलराइजेशन एक इशू है और एक उनका उद्देश्य है, लेकिन सिर्फ पोलराइजेशन नहीं है, उनको प्रताड़ित करना, यातना देना माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ये भी इनका उद्देश्य है। पोलराइज करके रुक जाए ऐसा नहीं है, पोलराइज करके लोग आपस में अपना सेटल कर सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल वे में उनको टारगेट करके ये करना, जिसके खिलाफ शाहीन बाग के लोगों इसको समझा था उन्होंने, और इसके खिलाफ इकट्ठा हुए, फाइट किया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मतलब कि वो एक चीज और आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि उन्होंने दंगे कराए, दिल्ली के दंगे हुए, उसके बाद मतलब अब सीरीज है गुजरात से लेकर के अब तक, उसके बाद आए अभी मॉब लिंचिंग कराई, उसके बाद बुलडोजर चला रहे हैं, रोज जो है उनके जो धर्म स्थल हैं, अब उसमें अब धर्म स्थल के नीचे हर जगह कोई पुरानी सभ्यता ही है, आर्कियोलॉजी का नियम है, लेयर्स में जाएंगे तो कुछ बर्तन कुछ मूर्तियां मिलेंगी, चाहे वो कोई मस्जिद हो या ये क्या कहते हैं कोई किला हो या कोई भी स्थल हो। तो अभी आपने देखा भोजशाला, मथुरा, ज्ञानवापी सबको नीचे खोदना शुरू कर दिया है। तो ये जो चालू हुआ है ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। ये सब करने के बाद भी मैं बोलूंगा कि ये जो भारतीय संस्कृति है, या जो भारत के जो बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वो उसको कम्युनलाइज करने में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। मतलब ये इतने सीरीज के बाद उनको कष्ट में डाला, उनको परेशानी क्रिएट कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को, लेकिन ये जो चाहते थे कि लोग टूट करके क्या कहते हैं अपने ही लोगों को ये कर दे, वो नहीं हो पाया। उनका चला गया, मॉब लिंचिंग का फेज भी चला गया, बुलडोजर भी अब ठंडा होने लगा है, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, जम नहीं रहा है उनको, उससे जो फायदा ले सकते थे। तो मुझको मैं मानता हूं कि सीएए भी इनका फ्लॉप होगा। ओके, लेकिन जो बात आपने कही कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट करना, उनको यातना पहुंचाना, उनको प्रताड़ित करना, अगर ये एम है तो सरकार के बारे में हम जब भी डिस्कशन करते हैं कि इस सरकार को केवल और केवल हिंदुओं से मतलब है, जो 20% या 15% की जो आबादी है उसको ज्यादा मतलब नहीं है। तो अखिल स्वामी सर, आपको क्या लगता है कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा इन माइनॉरिटीज को टारगेट करने की है, या फिर माइनॉरिटीज को अपने लैंडस्केप से सरकार ने हटा दिया है कि भाई हमें इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारे लिए ये 80% की जो आबादी वाला वोट है इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचो। तो इसको खींचने का तरीका ये है कि जो एक एंटी मुस्लिम लॉ एक लेकर आओ, जैसे कि जो सीए जिसको कि हम उस तरह से देखते हैं, तो उससे से ज्यादा हिंदू जो कि अभी बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। क्या ये सरकार की मंशा होगी? देखिए नीलू जी, बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सीए का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, केवल एक जुमला है, ये चुनावी जुमला है, और चुनाव के बाद भी इसमें कुछ होने जाना नहीं है। ये केवल करना क्या चाह रहे हैं, देखिए, अगर ये हिंदुओं के हित में होता और मुसलमानों के विरोध में होता, तो क्या आज देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो अग्निवीर में बच्चे झोंके जा रहे हैं, जो किसान सीमाओं पे बैठे हुए हैं, जिनके उद्योग धंधे नहीं चल रहे, वो हिंदू नहीं है क्या? 80 करोड़ लोग जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसमें कितने हिंदू हैं? हिंदू ही है ना। मतलब हिंदू तो सताए जा रहे हैं, लेकिन एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है कि चलो मेरी एक आंख फूटी, पड़ोसी की 2 आंख फूट गई, तो मेरी एक आंख जो है बिल्कुल स्वीकार है, लेकिन उसकी 2 फूट गई, और इसके अलावा कुछ नहीं है, चुनावी जुमला है। अब आप ये सोचिए कि सीए का मतलब क्या है। सीए का मतलब यह है कि 2014 के पहले जो लोग आ गए थे, इन कंट्रीज से आ गए थे, मुसलमानों को छोड़ के बाकी लोग, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दे दी जाएगी। अच्छा, नागरिकता देने के बाद उन लोगों को आप क्या बनाएंगे? डीएम बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, उन्हें अंबानी अडानी बनाएंगे, उन्हें क्या बनाएंगे? उन्हें वही 5 किलो अनाज देंगे ना। अपने देश के जो लोग हैं जिनकी नागरिकता सिद्ध हो चुकी है, उन 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनको भी 5 किलो अनाज देंगे। देखिए, ये बात वहां तो समझ में आती है, अमेरिका, कनाडा में, यूरोप में, जहां पे जनसंख्या कम है। और क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, इसलिए वो चाहते हैं कि विदेश से लोग आए, आप्रवासी आए, उनके यहाँ जो जनसंख्या की कमी है उसको पूरा करें, और नौकरियों की तरह काम करें, और वहां के गोरे जो है वो जीवन में आनंद लें। अरे बुलाना है तो बुला लीजिए ना। अगर 5 करोड़ हिंदू जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज में रह रहे हैं, अगर आप उनको अपने देशों में बुला लेंगे तो आपके देश की आर्थिक स्थिति बदतर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये केवल ये आप देखना क्या चाहते हैं, असल में करना कि इनका मकसद क्या है। पहला मकसद जो है, जिस ट्रैप में नीलू जी आप आ गई, आप सीए को डिस्कस करने लगे, जो इररिलेवेंट टॉपिक है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस है केवल चुनावी बॉन्ड की, और जिसको
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जो है पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा किस किस ने कितना पैसा दिया। उससे इन्होंने कोशिश की कि आप लोग सीए डिस्कस करने लगे और आप सीए डिस्कस करने लगे। देखिए असली मुद्दा क्या है कि अगर ये सीए लागू हुआ तो उसके बाद आप करेंगे क्या? एनआरसी के बिना सीए हो सकता है क्या? एनआरसी तो आपने डिफंक्ट, उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाई जब तक रजिस्टर नहीं बनेगा, सबको ये पूछा नहीं जाएगा और उसके बाद प्रूव नहीं करना पड़ेगा, तब तक कैसे सीए लागू हो जाएगा बिना एनआरसी के? तो अच्छा, ये चाहते हैं कि मुसलमान प्रतिक्रिया दें, और गलती कर दी दीदी ने, मेरे हिसाब से तो ममता दीदी ने गलती कर दी। इस पे बिल्कुल दे शुड नॉट रिएक्ट। एग्जैक्टली ये केवल जुमला है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। देखिए अभी जो घटना घटी 4-5 दिन पहले, एक नमाजी को पीछे से जूता मारा। अब ये क्योंकि बात फैल रही थी कि गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है आजकल, पार्कों में जो व्हाट्सएप अंकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने उससे कहा था कि तुम ये सड़क से हट जाओ, नहीं हटा तो इसलिए धक्का दिया, और उसके बाद इन मुसलमानों ने पुलिस वालों को घेर लिया और हजारों की भीड़ दिखाने लगे, जो कि कहीं और की है। मतलब प्रचार ये कि कांवड़ के अंदर अगर सड़कें घेरी जाती हैं वो तो कानूनी है, उसमें क्या बुरी बात है? भाई कांवड़ में दूसरा रास्ता दे रखा है ना, आप इस रास्ते से जाइए, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो देखिए ये मुसलमानों की आज की तारीख में सहनशीलता देखनी है। अगर वो रिएक्ट करेंगे, अगर वो सड़कों पे आएंगे, और हो सकता है ओवैसी साहब आ जाएं, क्योंकि ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुसलमान, फिर वो दिखाएंगे शाहीन बाग की फोटो, दिखाएंगे अरे कितने हिंसक लोग हैं। अमित शाह जी ने तो कह दिया सीए से कोई देशवासी को कोई नुकसान नहीं है, हम तो बाहर के लोगों को बुला रहे हैं, तो ये क्यों उत्तेजित हैं? और उसके बाद पोलराइजेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो बुद्धिमान मुसलमान हैं वो इसको बिल्कुल शांति से बिना रिएक्शन के इसको गुजर जाने देंगे, इस पे रिएक्शन न देंगे, और न मैं कोई रिएक्शन दूंगा। इसलिए रिएक्शन नहीं दूंगा कि हमको ये वामपंथी कहने लगेंगे, जबकि मेरा वामपंथ से जीवन में जैसे पैदा हुआ हूं कोई लेना देना नहीं है। अर्बन नक्सल भी कहेंगे, वामपंथी भी कहेंगे, और उसके बाद हिंदू विरोधी भी कहेंगे, मुसलमान पस्त भी कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि भैया इस समय देश के अंदर जो मुद्दा है वो एक मुद्दा है चुनावी बॉन्ड का, जिसको मैं देख रहा हूं, और दूसरा देख रहा हूं किसानों के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, और जिस प्रकार जजपा को धोखा दिया है बीजेपी ने हरियाणा में। नीतीश कुमार को अभी भी अकल आ जानी चाहिए, जो गए थे लालू प्रसाद यादव के हाथ जोड़ के कि बचा लीजिए मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं। जजपा को बीजेपी ने तोड़ दिया है, एक और रीजनल पार्टी को बीजेपी ने खत्म कर दिया है। जयंत चौधरी को उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है, और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा में खत्म कर दिया है। इस पे ध्यान दीजिए, सीए को डिस्कस मत कीजिए। सीए इज ए नॉन इश्यू, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल जुमला है। जी अनिल जी, लेकिन बीजेपी के कल पोस्टर्स निकले थे, इस तरीके के पोस्टर्स जिसमें कि मोदी जी की तस्वीर बनी हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो कहा सो किया। मोदी जी की तस्वीर है, जो कहा सो किया, उसमें पूरा टाइमलाइन है सीए का, कि देखिए 1955 में बदले गए नागरिकता कानून को 10 दिसंबर 2019 को हमने लोकसभा में पारित किया, फिर अगले दिन राज्यसभा में पारित किया, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, और 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी कर दी। और मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर है जिसमें ये लिखा है कि जो कहा सो किया। अब ये किस तरीके से इस पूरे नैरेटिव को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी? ठीक है, प्रताड़ना। जी हाँ, बीजेपी भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है, ये तो फेंका ही है, इसी के लिए किया ही है। अभी देखिए कि शाहीन बाग में फ्लैग मार्च करने की क्या जरूरत थी दिल्ली में, डराने के लिए। और इस मुल्क में क्या शाहीन बाग, मुझको लगता है कि देखिए भारत का इतिहास, कंटेम्पोररी हिस्ट्री अब लिखने वाले लोग नहीं है। कंटेम्पोररी हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो उस हिस्ट्री में जो कुछ आंदोलनों का नाम लिया जाएगा, और जिसके बारे में एक मतलब विद्वानों को जांच पड़ताल करनी होगी, उसमें से मैं मानता हूं कि शाहीन बाग है। ये 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद, इस तरह से महिलाओं की बड़ी भागीदारी वाला मतलब हमको लग रहा है कि बहुत कम आंदोलन हुए उसमें से एक है। अब एकदम नहीं हुए ऐसा नहीं है, वैसा आंदोलन में एक था। एकदम सामान्य महिलाएं
इसका नेतृत्व संभाला उन्होंने और अहिंसक आंदोलन का इतिहास बनाया। तो इसीलिए वो उस शाहीन बाग में फ्लैग मार्च ये एक तरह से लोकतंत्र पर तमाचा है, लोकतंत्र के ये पर उसको आप उस तरह से मतलब प्रहार है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस इलाके में जस्ट इसके लिए कि पोलराइज करना था दिल्ली को और लोगों को बताना था कि शाहीन बाग का मतलब है कि मुसलमानों की बस्ती और ये लोग जो है एक तरह से जो उनकी नैरेटिव है उसके खिलाफ है। तो ये समझ लीजिए क्या कि ये इनका पोलराइजेशन क्लियर कट है। और ये आसाम में भी वही सब तमाशा किया और हर जगह जो है। और ये जो टीवी चैनल वाला ये गोदी मीडिया जो है वो तो इसका मतलब ये है ही कठपुतली। वो सब जाके के कुछ लोग आए, देखिए ये बात सच्चाई है कि हिंदू और मुसलमान, सच्चाई यही है, दोनों भाग करके पाकिस्तान से अब सब जगह से आए। अफगानिस्तान से क्या कहते हैं मुसलमान नहीं भाग कर आया है, किसने कहा? कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आए थे तालिबान की सत्ता शासन के बाद, वापस नहीं गए और न जाना चाहते, वो अभी भी हैं। और इसी तरह से बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमान भाग करके आए, ये क्या कहते हैं यहाँ दिल्ली। और दूसरा है क्या कि मैं देखिए लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं बहुत पहले से मेरी राय है कि हिंदुस्तान में जो बांग्लादेश के लोग हैं, बर्मा के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं और नेपाल के लोगों उन पर उनको नागरिकता दीजिए या नहीं दीजिए, उनका ये जो घुसपैठिया शब्द है इसको मैं बहुत ही अपमानजनक मानता हूँ। और मानता हूँ क्या कि उनको इन लोगों को उतना ही हक है बम्बई में काम करने का जितना एक हक है भारतीय को। तो इसीलिए वो ये अब ये नहीं तो, और वो जो लोग आ गए हैं उसमें डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं है। बहुत सारे अफगान हैं तो मुसलमान हैं जो कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन तो ये सवाल ये है कि ये जो सीए का मुद्दा है ये कितना बड़ा मुद्दा बन पाएगा। और जिस तरीके से रिएक्शंस कल विपक्षी पार्टियों के आए हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देखिए जो रोजी रोटी के जो मुद्दे हैं वो आप उस पर बात नहीं करना चाहते हैं और आप बाहर से बाहर के देशों के लोगों को लाकर और आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो ये फिर कैसे गवारा होगा। इस तरीके के रिएक्शंस आए हैं। उसी तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी, अरविंद केजरीवाल, तमाम उन लोगों ने इसको लेकर रिएक्ट किया है। लेकिन क्या इसमें इंडिया अलायंस किस तरीके से अपना नैरेटिव बना सकता है, या फिर उसको इस पर नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास मुद्दे हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे मुद्दे जो अभी उठाए गए हैं हाल में। इसको मुद्दा तो नहीं बनाना चाहिए। ये अखिल जी से मैं सहमत हूँ कि इसको अभी तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये बीजेपी सरकार को उतारने में मदद नहीं करने वाला है ये मुद्दा। इसीलिए बीजेपी सरकार को उतारने वाले मुद्दों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जब हम एक बीजेपी जैसी कॉम्युनल और फासिस्ट सरकार को हटा देंगे तो उसके बाद जो है जो बेहतर से बेहतर है, इंसानियत से भरा हुआ जो समाज है उसकी दिशा में, जिसमें कि पाकिस्तान से आने वाला हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बर्मा से आने वाला हो, रोहिंग्या या बांग्लादेश से आने वाला बांग्लादेशी हो, उस सब के लिए जो है हमारे मन हृदय में एक मानवीय भावना रहेगी। पहले ये मानवीयता को आस्था को प्रचार मतलब चलाने वाली सरकार जो है उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार की जरूरत है। इसीलिए ये मुद्दा जो है इसको तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं लेकिन आपको कहूंगा कि विपक्ष ने बहुत सावधानी से इसको टेकअप किया है, इसको वो मुद्दा नहीं बना रहे। सबने कहा कि भटकाने वाला है, सब लोगों ने कहा कि ये भटकाने वाला मुद्दा है। जब इतने मुद्दे हैं तो ये सब मुद्दा भटकाने वाला है। और ये उनकी राय से मैं सहमत हूँ कि ये भटकाने वाला मुद्दा है, इसमें फंसने का नहीं। और अभी जो वो कोशिश इसीलिए 370 पर डिबेट चाहते हैं, 3 तलाक पे, जो जिसका कोई अर्थ नहीं है। जो मुद्दे हैं वो सच में वो है इलेक्टोरल बॉन्ड, पैसा लेकर के कैसे तुमने उगाही की, चंदा नहीं, ये हफ्ता वसूली की और उसके एवज में पोर्ट और सब चीज, रोड, सब चीज दे दिया। और वो कंपनियां फर्जी हैं, उसमें भी अलग घपला है, वो पैसा फर्जी कंपनी के जरिए दिया, मतलब अपना पैसा नहीं दिया। तो इसीलिए बहुत सारा उसमें पेच है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा अभी बड़ा मुद्दा है।
सीए का मुद्दा ये चुनाव के बाद होना चाहिए। अखिल जी, तो आप क्या कहेंगे अंत में कि जो ये सारा मुद्दा है ये केवल और केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ध्यान भटकाने के लिए उससे ये सीए के रूल्स को नोटिफाई किया गया? अभी शायद सरकार को भी नहीं पता कि इसमें ये आगे क्या करेगी। देखिए, अब जब एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों की सरकार आ ही गई है और देश की जनता ने चुन ही ली है, और अगर इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना ही है तो ऐसा करें जो 5 करोड़ हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम राष्ट्रों में बसे हुए उनको देश में बुला लें, और अपने देश में जो 22-23 करोड़ सिख, मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उनको बाहर भेज दें। तो पूरे विश्व में ये हो जाएगा कि एक पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। अरे ये कोएग्जिस्टेंस का जमाना है विश्व के अंदर। अगर सोचिए, मैं विदेश जाऊं, आप विदेश जाएं और सुबह जाके मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं और वहां पे लोग आ जाएं और कहेंगे नहीं तुम अल्लाहो अकबर बोलना पड़ेगा, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो तुम्हें लिंच कर दिया जाएगा। कल्पना कर सकते हैं? ये जो हमारे देश से जाके नेशनैलिटी, सिटीजनशिप ले ली है लोगों ने अमेरिका और यूरोप और कनाडा के अंदर, क्रिश्चियन देशों के अंदर, और ये जो जय शाह साहब ने 165 करोड़ की कोठी खरीदी है दुबई के अंदर, और हमारे मंत्रियों के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो कोठियां अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और वहीं सेटल करवा देते हैं, तो ये फिर वहां जाके क्या एक्सपेक्ट करेंगे वहां भी सीए एनआरसी हो? वो भी अपने देश की नेशनैलिटी कहें कि नहीं, हिंदुओं को हम अपने देश से बाहर निकालते हैं, अब अपने देश से मुसलमान, सिख और क्रिश्चियंस को बाहर निकाल देंगे। किस प्रकार का विश्व चाहते हैं? 700 करोड़ की जनसंख्या वाले विश्व में 100 करोड़ हिंदू हैं। आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। हमारे लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छे रोजगार हैं, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप जो है अग्निवीर जैसी योजना ला रहे हो, उद्योग धंधे चौपट हैं, इसलिए जितने हिंदुस्तानी पूंजीपति हैं विदेश में जाके बस रहे हैं। आपके देश में कोई आता नहीं, वैसे ही कोई नहीं आता, इसलिए कि आपके देश के अंदर कभी फ्रिज खोल के आप उसकी वो कर देते हैं, कोई गाय पाल लेता है और गाय की मृत्यु हो जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, गौमूत्र पीते हैं, गौ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अरे उनको अपने हिसाब से जीने दो, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन कोएग्जिस्टेंस का जमाना है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था उसको अमल करने का जमाना है। और भारतीयता तो, हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा से इस चीज के लिए फेमस रहा है। इतनी कट्टरता, दूसरे धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सुबह ही सुबह पाठ करेंगे, अग्नि भी शांत हो, जल भी शांत हो, वायु भी शांत हो, लेकिन सारे दिन अशांति पैदा करेंगे। अबे ये कैसे फर्जी हिंदू है? ये ढोंगी हिंदू हैं। असली हिंदुओं को और असली, लेकिन ये करेंगे। देखिए ओवैसी साहब के कुछ लोग या आरएसएस के कुछ लोग पत्थर चलवाएंगे पुलिस पे और उसको प्रचारित करेंगे। ये इसीलिए फ्लैग मार्च हो रहा है कि पत्थर चलवाएं और उसके बाद उसको प्रचारित करें कि देखिए पोलराइज हो गया, मुसलमान ये कर रहा है इसलिए हिंदू भी पोलराइज हो जाए। आज सुबह एक और खबर आई थी, आज सुबह ये भी खबर थी कि ये फ्लैग मार्च तो हुआ ही दिल्ली में, लेकिन इसके अलावा जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि इन सीएए के रूल्स पर स्टे लगाया जाए। अब अनिल जी क्या कहा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती से सरकार के जो डिसीजंस हैं उनकी पॉलिसीज पर एक आध कुछ जजमेंट्स दिए हैं, ऑर्डर निकला है, हो सकता है कि सीए के रूल्स पर भी वो स्टे लगा दे, ये देखते हुए कि भाई बहुत कुछ दंगाई जैसी स्थिति हो जाएगी तो हो सकता है कोर्ट इस पर संज्ञान ले ले, तो फिर ये एक अगला तमाचा हो सकता है सरकार के मुंह पर। नहीं, वो तो लगा, ये गए इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग जो है वो, उसको तो जो मतलब उनके अधिकार में है, उनको लग रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी है और इसमें जो है भेदभाव किया गया है, तो उनको पूरा हक है। और ये इसमें कोई मतलब, मैं इसके समर्थन में हूँ कि लीगल रेमेडी के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो जो ओवैसी को ये जो उसको मतलब उनके रहनुमा बन करके जो डिवीजन पैदा कर रहे हैं और बीजेपी की मदद कर रहे हैं, उसके मैं विरोध में हूँ। लेकिन ये इसको चैलेंज तो किया ही जाना चाहिए, एकदम डिस्क्रिमिनेटरी है और जो इंडियन जो इथॉस है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके विपरीत है। अगर वो लोग आए हैं, हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि उनका कोर्ट जाना बिल्कुल सही है, लीगल रेमेडी ठीक है, लेकिन आपने असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम लिया तो इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट पढ़ना चाह रही थी व्यूअर्स के लिए।
उन्होंने ये लिखा है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीए रूल्स आएंगे. Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive and based on Godse's thought that wanted to reduce the Muslims to second class citizens. ये पहला उन्होंने explanation दिया है. दूसरी उन्होंने चीज कही है कि give asylum to anyone who is persecuted, but citizenship must not be based on religion or nationality. The government should explain why it kept these rules pending for 5 years and why it's implementing it now. Along with NPR, NRC, CAA is meant only to target Muslims. It serves no other purpose. और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये दर्शाता है कि अब असदुद्दीन ओवैसी लगता है विरोध प्रदर्शन में कूदेंगे. उन्होंने ये कहा है कि इंडियंस who came out on the streets to oppose CAA, NPR and NRC will have no choice but to oppose it again. यानी कि उकसाने का काम उन्होंने लास्ट में कर दिया है. जी अनिल जी. नहीं ओ ये हाँ ठीक. नहीं आप बोलिए अनिल जी, आप बोलिए. देखिए ये उसका यहीं पर वो है, ये नहीं कह रहा है कि इनको चुनाव में हराइए, कह रहा है कम आउट ऑन स्ट्रीट्स. इसका मतलब कि वो कह रहा है कि पोलराइजेशन करो. यहीं पर है ये ओवैसी का. बाकी सबसे सहमत हूं मैं, लेकिन वो इसमें अखिल स्वामी जी ने सही कहा कि इस ट्रैप में फंसने का नहीं. ये है कि ये सीए लाने वाली जो सरकार है उसको गिराने में मुसलमान और चुनाव में हराने के लिए काम करें. सीए के नाम पर जो है बंटवारा जो कोशिश कर रहा है उसको इस जो कोशिश है इसको डिफीट करें. जी अखिल स्वामी साहब, मैं अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कल आए थे. उन्होंने लिखा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा. जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है. भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए. चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी. जी अखिल स्वामी सर, अभी अंतिम कमेंट आपसे ले लेती हूँ, फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी. जी सर बोलिए. नहीं जो हम लोग बात कर रहे थे, ओवैसी साहब ने वो काम कर दिया जो हम जानते थे वो करेंगे. वो यही करा बीजेपी, इसीलिए लाई. और मैं IOML ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है किसी चीज की. ये इसको भी प्रचारित करेंगे कि देखिए हम जो है जो प्रताड़ित लोग हैं उनको हिंदुस्तान में लाना चाहते हो, देखिए वो रिट लगा रहे. ये जुमला है, इसमें कुछ नहीं होने वाला. नहीं ये करने वाले हैं, ना इनको करना है, ना ये कर सकते हैं. बिना एनआरसी के सीए नहीं हो सकता. और एनआरसी जब करेंगे तो 90% हिंदू भी नहीं प्रूव कर पाएंगे कि वो हिंदुस्तान के झुग्गी. अरे मैं ही नहीं प्रूव कर. हाँ इतना प्रूव मेरे पास है कि 1967 में मैंने इलाहाबाद के अंदर हाई स्कूल किया. इसके अलावा मेरे पास क्या कागज है. अच्छा झुग्गी झोपड़ी वाले जो बेचारे अनपढ़ हैं वो भी नहीं दिखा पाएंगे, ना उनके पास जमीन है ना उनके पास कुछ है, तो वो कैसे दिखाएंगे. तो जो असम के अंदर हुआ, फिर आदिवासियों के अंदर हुआ, देखिए जुमला है ये. और ये ओवैसी साहब और बीजेपी मिलके ये करेंगे, सड़कों पे आएंगे, पत्थर चलाएंगे और ओवैसी साहब ये कहेंगे मुसलमानों से, देखिए मैं तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा हूं, सपा नहीं कर रही है, टीएमसी नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मुझे वोट दो. वोटों का डिवीजन होगा और बीजेपी जीत जाएगी. ये ओवैसी साहब की चाल है जो वो करना चाह रहे हैं. मेरे ख्याल से इस पे नोबडी शुड रिएक्ट. बिल्कुल नोबडी शुड रिएक्ट. और एक चीज और थी कि गुवाहाटी में जैसे पुलिस ने कहा है अनिल जी की जो भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. वही बिल्कुल योगी जी का जो मॉडल की आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको जेल बंद कर दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा या आपके घर पे बुलडोजर चल जाएगा. क्या अब हर तरीके की प्रोटेस्ट, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रही है, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं, तो क्या किसी भी प्रोटेस्ट को शूट डाउन करने के लिए भी अब इन सीए के रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं, जाहिर सी बात है कि उसको हर चीज में यही बता दिया जाएगा कि आपने रूल्स को प्रोटेस्ट किया, चाहे प्रोटेस्ट कोई भी हो, तो क्या उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं वो तो ये देखिए ये तो यही तरीका है कि इसकी आड़ में ये करते हैं. जैसे कि कहा क्या कि इनको क्या करना है, मतलब जो यूपी में जो चला है, यूपी में चला कि मतलब उनका टारगेट था कि जो मुस्लिम क्रिमिनल्स हैं उनको, और वो क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको क्रिमिनलाइज किया और उसके बाद उनके खिलाफ बुलडोजर चलाने के नाम पर और ये करने के नाम पर जो सिविल राइट्स के मूवमेंट्स थे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स थे, सपा के मूवमेंट है, उसमें पुलिस को आप ताकतवर बना देते हैं और उसको एक समाज में स्वीकृति दिला देते हैं. उसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट का मूवमेंट को दबाना आपके लिए आसान हो जाता है.
तो वो वहां भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस समय भी जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी तो किस तरह से किया था आप देख रही हैं ना, और लगातार इसकी कोशिश में लगा हुआ था। अब उसके हाथ में एक सीए का हथियार आ गया, अब वो सीए का हथियार के नाम पर वो जो है उसको कराएगा। आप देखते हैं ये जो आप देखते हैं कई बार कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम है। अरे दो आदमी अगर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो उससे देश का विभाजन हो जाएगा या पाकिस्तान बन जाएगा देश। अरे 50 लोग लगाने नारे, इससे क्या होने वाला है? ये वो मतलब समझिए, कहेगा कि आपके यहाँ पाकिस्तान है, उसको इतना बड़ा इशू बना करके मीडिया भी पाकिस्तान जिंदाबाद कर। अरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे अगर 10 लोग किए तो इससे देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया। देश की सुरक्षा पर तो खतरा पैदा हो रहा है। वो अरुणाचल के बारे में गए पर उसमें चीन ने ऑब्जेक्शन किया उनके ये को, और चीन का पूरा चालू है उनका अभियान। तो आपको तो वहां पर सुरक्षा करोगे नहीं और ये आकर के यहाँ करोगे। पूरा बॉर्डर स्टेट्स को खत्म कर रहा है उसकी सुरक्षा को। अब वो सब आसाम को भी सीए के नाम पर डिवाइड कर रहा है, बंगाल को डिवाइड करना है। अभी इमीडिएट डिवीजन जिसमें कि ठीक मैं सहमत हूं कि ओवैसी इनकी मदद में आगे आएगा। चलिए अब देखना होगा, सीए के रूल्स को नोटिफाई करके सरकार ने अपनी ही इनसिक्योरिटी को एक तरीके से सबके सामने रख दिया है कि वो कितनी इनसिक्योर है। हर उस हथकंडे को सरकार ऐसा लगता है कि अपनाना चाह रही है कि ताकि ध्रुवीकरण हो, ज्यादा से ज्यादा वोटों का कंसोलिडेशन हो। जी अखिल जी आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या कह रहे हैं आप सर? देखिए, कुछ लोगों ने अगर कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बताइए पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने जाना पाकिस्तान जिंदाबाद से बुरा है या अच्छा है? चलिए ये व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं इस पर फीडबैक देना। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल सिन्हा जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।